चाहती हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सारे मामलात हैं इसमें आपने देखा होगा एक तो पतन की ऑडिट रिपोर्ट है जो कि आई है जिसमें मुख्तलिफ हलकों में बेज़ाब्तगी और मरीम नवाज साहिबा का हलका भी उसके अंदर जो है वो कहा जा रहा है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कुछ आपको जलसों की इजाज़त मिली है, ये भी आपको लगता है कि अब कुछ आसानियाँ तहरीक इंसाफ के लिए पैदा हो रही हैं? नहीं, पहली बात तो ये मैं पहले जलसों की बात कर लूँ। आसानियाँ तो ऐसी पैदा हो रही हैं कि पिछले तकरीबन इलेक्शन के बाद से हम मुस्तकिल कोर्ट में हैं। पहली एक रेट पिटीशन की कोर्ट ने भेज दिया कि जी आप इस पर डिसाइड करें, डीसी ने वो इधर उधर कर दिया। दूसरी एप्लीकेशन की, उसने कहा जी आपको मिल ही नहीं सकता। तीसरी फिर कंटेम्प्ट की, कंटेम्प्ट के बाद फिर उन्होंने हमें रवात दे दिया जहाँ से जाना ही मुश्किल है वो। और वो जाना की दूर की बात है कि वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, वहाँ अगर 50 गाड़ियाँ भी जाएँ तो वो रोड ब्लॉक हो जाएगी, रास्ता कोई और दूसरा है नहीं। और वो जगह जो थी वो FWO की जगह थी जो GHQ से परमिशन लेने के बगैर भी आप वहाँ जलसा नहीं कर सकते। खैर वो हम फिर कोर्ट में चैलेंज किया और आज हमें 26 तारीख को कोर्ट में कमिटमेंट देकर आए जी अभी आज हम NOC देते हैं। तब हो गया। और सुने 26 तारीख से लेकर आज तक 9 डेज हमने कम से कम 20 मरतबा थ्रू SMS, थ्रू लीगल नोटिस, रेगुलर उनके दफ्तर के विजिट्स मैंने और हमारी टीम ने किए, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और आज कोर्ट में आज बल्कि आमिर मुगल की गिरफ्तारी भी मैं उसी पे आ रहा हूँ। परसों हमारा जलसा है और आज अदालत में आकर के NOC दिया और आमिर मुगल साहब को बुलाया गया, जी आए आपको जगह का विजिट करा दें। आमिर मुगल साहब DC साहब के दफ्तर में बैठे हुए हैं। DC साहब ने और ADC जी ने कहा जी आपको AC अब्दुल्ला साहब भेजते हैं, साथ जाकर के वो मौके पे जगह बता दें। और वहाँ से कोई आधे घंटे बाद SHO साहब आते हैं। शोएब साहब वो आपके इंतजार कर रहे हो कि बिजली के बिलों में इजाफा होगा तो आपको जलसों की इजाजत मिले, ये भी तो हो सकता है ना। SHO साहब वहाँ आते हैं, DC सुने, DC के ऑफिस में के तौर पे आप इसको भी तो अपॉर्चुनिटी DC के ऑफिस में मुस्बत एंगल है। DC के दफ्तर में वो SHO आता है थाना रमना का, आ करके उसको गिरफ्तार करके ले जाता है। और अभी तक कोई मुकदमा किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी शो नहीं की। और जब हम पूछते हैं, उनका बेटा गया, उनके हम वकला भेजे, उन्होंने कहा जी अभी हम सोच रहे हैं कि किस मुकदमे में उनको डाला जाए। अच्छा, अभी तक नहीं पता, क्लियर नहीं है। अगर ये हमारे लिए आसानियां हैं तो बस मुश्किलात कम होंगी। और जो दूसरी बात पटन वाली आपने रिपोर्ट वाली बात की है, उस हवाले से एक बात तो तय है। देखें, जब हम ये बात करते हैं कि भाई फॉर्म 45 के मुताबिक, पहले दिन हम चले गए जुडिशल कमीशन के पास, इसी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जिसने की सरबराही में या उनकी अलावा किसी भी बेंच की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनना था। भाई हमने कहा फॉर्म 45 के मुताबिक आप खुद कर लें या आप हर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मार्क कर दें, मैंने ख़त पे लिखा था, मार्क कर दें कि आप जनाब इनकी ऑडिट करा लें। अगर जो दुरुस्त फॉर्म 45 ले आए, क्योंकि फॉर्म 45 रिजल्ट अच्छा, मजे की बात ये कि इसमें जो पतन के हैं इसमें बहुत सारे आपके भी हल्के हैं इंसाफ के, मेरे वाला हल्का भी है, मैक्सिमम हमारे हल्के हैं। अंदर नहीं आपका तो उन्होंने पहले रिपोर्ट दे दिया। जो लाहौर के उन्होंने दिए हैं ना सूबाई असेंबली के 45 हल्के, उनमें तहरीक इंसाफ के भी काफी हल्के मौजूद हैं। मुझे पता है, मैंने देखा जिनके फॉर्म 45 उनके भी अवेलेबल नहीं है। देखिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 हमारे पास तो हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे अपलोड करने थे तो उनके भी नहीं डाले हुए, ना डालने की कुछ नहीं डाले। देखें ना डालने की वजह क्या है? वजह उनकी बेईमानी है। चूंकि फॉर्म 45 इंसाफ के कामयाब हुए हैं उनके बारे में वजह है उसकी वजह क्या है उनकी बेईमानी की? चूंकि नेशनल असेंबली में तो आपने बेईमानी कर ली, अब नीचे आपने वो वोट की तादाद हो गई, फर्ज करो आपने उससे ज्यादा दे दिया। मतलब नेशनल असेंबली के वोट एक ही दिन पड़ते हैं ना, नेशनल असेंबली के वोट निकल रहे हैं फर्ज करो 20,000, वहां प्रोविंशियल असेंबली के वोट निकल रहे हैं 10,000। ये कॉन्ट्रडिक्शन कहां से आ गई? उसको छुपाने के लिए उन्होंने वो फॉर्म ही नहीं डाले। दैट इज द रीजन। सबके नहीं डाले, इंसाफ के भी नहीं डाले ना, वो भी नहीं डाले। हम तो मैंने रिट पिटीशन फाइल की। बैरिस्टर साहब दो बातें, एक तो मैंने बिजली के ऊपर सर ये जो एक तो इनको इजाजत मिल जानी चाहिए थी पहले। मैं इनका हामी था आसमा बहन, और मैं कह रहा था कि इनको परेड ग्राउंड दे दिया जाता, लेकिन इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको तरनौल में जगह मिल गई। अब ये तरनौल की एडवर्टाइजमेंट तो डे 1 से इन्होंने की हुई और यही कहते थे कि हमें तरनौल में जगह दी जाए और तरनौल में मिल गई। आप परेड ग्राउंड देने को तैयार थे? मैंने तो कहा था कि मेरे से वकालत भी करा लें, परेड ग्राउंड भर के दिखा दें। सुने, अच्छा भरने का आप कह रहे हैं ना?
देने का नहीं कह रहे, और देने का भी कहा था कि वैसे इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जो है वो था। आप डीसी साहब से बेशक पूछ लें, अच्छा आपकी गवर्नमेंट है। चलिए वो मैं पूछती हूँ, मगर ये बताएं कि आपने ये कैसे अचानक 26 तारीख के बाद से अब तक जो है वो आपने ये फैसला किया, यानी ये फैसला हो कैसे गया? देखिए ये खुद अदालत के, हाँ ये अब जब मामला सब्जुडिस था और डीसी साहब को भी इज़्ज़त-माब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया, वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो भी रिप्लाई वगैरह जमा करवाया था, तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, उस पर मैं कुछ ज़्यादा तबसरा तो नहीं करूँगा क्योंकि आज ही उसकी हियरिंग और उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है और कहा गया है कि इनको इजाज़त मिलनी चाहिए। और मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कोई परेशानी नहीं है, नहीं हमें क्या परेशानी, ये अब एतराज़ पता है अस्मा बहन क्या आ गया, अब ये आ गया कि ये तो एक दिन रह गया और हमें जो है जलसा करने के लिए अब हाथ पांव फूल रहे हैं। ये तो इतनी मकबूल पार्टी है, ये तो इतनी मकबूल पार्टी है जो कि कहती है कि हम एक कॉल पे जो है पूरी जो है रोड्स भी भर देंगे और मैदान भी भर देंगे और एक कॉल पे लोग निकल आएंगे। लाहौर से भी लोग आ रहे हैं, मैंने जो पता नहीं मैं किसी का बसरा साहब का शायद पढ़ी थी, तो अगर ऐसा है तो फिर तो आप पूरे पाकिस्तान से आना चाहिए, तो फिर तो मुश्किलात आपके। मैं नहीं समझता हुकूमत के लिए कोई आपके नवाज शरीफ साहब आए थे, आप ही की बात कर रही हूँ। मुझे ये बताया ना कि बिजली के बिलों में इजाफा, और आप ऊपर से ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात और अपोजिशन जमात है, उसके ऊपर आप जलसों पे पाबंदी भी लगा देंगे, तो ये अवाम की वेंटिलेशन कैसे होगी? ये तो अवाम के लिए एक आवाज़ बन रहे हैं वो। देखें ये अवाम के जज्बात के साथ जिस तरह इन्होंने पहले भी कई दफ़ा खेला, ये अभी भी सिर्फ अवाम को एज ए फ्यूल एंड टूल इस्तेमाल करके जो है अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर अवाम को इश्तियाल दिलवा रहे हैं, और दिलवाया भी, 9 मई का वाक़या आपके और मेरे सामने है और कौम के सामने है, लेकिन अगर ये दोबारा कोई ऐसी गलती करते हैं, ये याद होगा आपको कि अपोजिशन में जब ये पीडीएम का टाइम था, इन्होंने बिल जलाने की जो है वो तकरीब कारी की, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये बिल भी जलाएं, ये बिल भी फाड़ें और ये भी करें, तो माजरत के साथ किसी मुहज़्ज़ब माशरे में जो है तो क्या करें मुहज़्ज़ब माशरे में? आप देखिए ना, मैं आपसे एग्री करता हूं, क्लास के टिकट्स आप दे रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, MNAs को, पार्लियामेंटेरियंस को, बड़े-बड़े लोगों को, और आप दूध लोगों का महंगा, बिजली महंगी, मतलब लोग किधर जाएं बैरिस्टर साहब? मैं एग्री करता हूं, ये एक गैर मामूली जो कीमतों में जो है इजाफा हो रहा है अशिया खुर्दोनोश की, क्योंकि हमने कम तो किया, 38% से 11% पे हम इन्फ्लेशन को लेके आए, ये नहीं है कि हम नहीं लेके आए, लेकिन अब बात ये है, जो एक बड़ी खूबसूरत बात उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने की, हम लोगों की यंग पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपके तमाम तर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मदद करूं, आप आवाम से वादे करके आए हैं, आपने प्रोजेक्ट्स देने हैं, आपने काम करने हैं आवाम के लिए, लेकिन इशू ये है कि बदकिस्मती ये है कि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और उधार लेके ही अगर आपने घर चलाना है तो इंसान की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन जिससे उधार लेंगे कुछ उसकी भी शराइत माननी पड़ेगी, कुछ अपनी मनवानी पड़ेगी। एक बात सिर्फ करूंगा, 68% आपने प्रेसिडेंसी के बजट बढ़ा दिया, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बढ़ा दिया तकरीबन 48%। वो ना वजीर आज़म की जेब में जा रहे हैं ना सदर की जेब में जा रहे हैं भाई, जो वहाँ पे मुलाजिम हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कमाल की बात है, जो उनके जो बाकी लवाज़िमात पूरे करने होते हैं, वो आपने टैक्स हर एक के पे लगा दिया, जो 25,000 तनख्वाह वाला है उसको भी लगा दिया, जो प्रॉपर्टी बेचेगा खरीदेगा जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, उनको आपने एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा फिर उससे आगे चलें, आपने गंदम स्कैंडल में ही $1 बिलियन खा गए, अगर आपने अपनी तनख्वाहें बढ़वा दी, आपने अपनी तनख्वाहें, IMF ये कहता है, लेकिन IMF ये कहता है कि अपने मराहत बढ़ाते चले जाओ और अवाम को जलील करते चले जाओ। अवाम ये नहीं कहता, ये तो हर हुकूमत में कहता है ना, IMF ने हर हुकूमत का बजट, एक बात का और, ये तो आपकी हुकूमत जब थी, जब भी IMF का बजट था, इनकी हुकूमत में भी IMF का बजट अलग बात है, आप अपनी मराहत बढ़ाते जा रहे हैं, आप ऑप्टिक्स के लिए करने को तैयार नहीं है। 500 अरब रुपए आपने और आपने गंदम स्कैंडल के ऊपर $1 बिलियन खा गए, दुबई लीक्स में $12.5 बिलियन आ गए, और आप लोग पैसा इधर से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खाए जा रहे हैं, और अवाम के ऊपर मुझे बताएं, दूध एक आम आदमी की जरूरत नहीं जी, और उसके ऊपर आप इतना बड़ा जुल्म उठाएंगे, और मैं तो यकीन करें कि मतलब मैं खुद जो है एक वालिद हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, दूध की कीमतों में इस तरह बेपहा इजाफा
میں تو اس کو ڈیفینیٹلی تو آپ تو آئے تھے مہنگائی مقاومت شاید IMF کوئی ہماری بات سن لے نا، شاید آپ اب فرانس سے اور اٹلی سے جو ہے زیادہ دودھ مہنگا یہاں پہ ہو چکا ہے. یہ کہتے تھے یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے، شکر ہے آپ نے اس کو تسلیم میں ایگری کرتا ہوں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. یہ انتشار ہے. مجھے بتائیں جب یہ مہنگاؤ مکاؤ مارچ آئے تھے PDM-1 کی صورت میں، انہوں نے غریب کو مکا دیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے بعد جو کہتی ہے آدھی آبادی آپ کی سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے، یہ کہہ دینا آسان ہے. واقعی غربت کی لکیر سے نیچے جانے والے شخص سے پوچھیں کہ کیا وہ دن میں ایک دفعہ کھا سکتا ہے. یہ تو اب میں تو بار بار اب چونکہ اب ان کی حکومت ہے انہی پہ فوکس کرنا ہے، مگر کون سی حکومت پاکستان میں آئی ہے جس نے غریب کا سوچا ہے؟ مجھے دیکھیں آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، 76 سال میں اتنی ظلم بیمانی بدماشی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ اپنے گھر میں رہتے ہو نا، اگر کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے تو وہ اپنے گھر کا بجلی کے بل کی صورت میں اور گیس کے بل کی صورت میں وہ کرایہ ڈبل ادا کرتا ہے. وہ نہیں دے سکتا. میرا تو خیال ہے صورتحال ہے لگ بھگ جاتا ہے. بجلی کے بل دینا بڑا مشکل ہو چکا ہے. اب بجلی کا بل جو ہے نا وہ ایک بہت لگژری بنتا چلا جاتا ہے. ایبسولوٹلی. ایون کہ آپ سولر بھی لگا لیں لیکن پھر بھی اس کے ساتھ وہ کمپنسیٹ نہیں کرتا. آسما بہن پرابلم اب یہ آ رہا ہے، ایسی صورت میں دیکھیں نا آپ نئے مقدمات کی بات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نئے مقدمات، میں نے اس کا اندیہ میں نے اپنی پریس کانفرنسز میں مختلف ٹی وی شوز میں بارہا دفعہ میں نے اس کا اندیہ دیا تھا. کیوں یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. جو شخص میوٹنی پہ پاکستانی قوم کو اکسائے گا، جو شخص ملک توڑنے کی باتیں کرے گا، جو شخص ملک سے غداری کے مرتکب پایا جائے گا، جو شخص ایسی ٹویٹس کرے گا 1971 کے ساتھ مطابقت دے گا اور پھر دوبارہ ایک رائٹس کرنے کی ایک دوبارہ افسوسناک واقعہ جو 9 مئی کے برپا کرنے کی واضح طور پر مقدمات تو بننے ہیں. یہ پنجاب حکومت کا فیصلہ ہے جو کہ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ بغاوت اور غداری کے یہ سارے سیکشنز وہی ہیں نا 121. جی ہیں بالکل، لیکن اگر یہ چیلنج کیا تو وہ چیلنج میرے علم میں نہیں ہے. وہ چیلنج میرے علم میں نہیں ہے لیکن کیبنٹ کا اپروول ہے. کیبنٹ کا اپروول ہوا ہے اور یہ ہونا ہے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہ ہو. نہیں، تاکہ ان کو ان کے کہے اور کیے کی وجہ سے ان کی جو قانون اور آئین کے مطابق جو انہوں نے اس کی وائلیشن کی ہے اس کی سزا. شعیب صاحب پاکستان اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب جلدی رہا نہیں ہو رہے. خان صاحب انشاءاللہ جلدی رہا ہوں گے، لیکن ایک بات بتا دوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے ذرا سبق نہیں سیکھا. وہ خان صاحب صحیح کہتے ہیں تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ آپ اس وقت آربیٹری ڈیٹینشن کر رکھی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے آپ ممبر ہیں. آج جب آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کرو گے نا، دنیا آپ کے اوپر اٹھا کر کے یہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن اٹھا کر آپ کے منہ پہ مارے گی. وہ ایڈوائزری گروپ کا اوپینین ہے انسبسٹینشیٹڈ. یونائٹڈ نیشنز کی کوئی اور اس میں یونائٹڈ نیشنز خود جو لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے. آسما انہوں نے کیا ہے لا تعلقی کا اظہار، لیکن جو یہ کچھ آپ نے اس ملک کا چہرہ داغدار کر دیا ہے، اس میں سورس بتاتے ہیں. سر سورس ڈسکلوز ہی نہیں کرتے. اچھا ایک صوبہ آپ کے پاس کون ہے اس پوری رپورٹ کا؟ ایک صوبہ آپ کے پاس ہے. کل یہ کام ہم کریں گے آپ کے ساتھ جب مریم کے خلاف، جب نواز شریف کے خلاف، شہباز کیا کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے ان کے خلاف؟ ان کو تو دیوار سے لگایا تھا، کمروں میں آپ لوگوں نے کیمرے لگائے، اس کے بعد جیلوں میں آپ نے جلنے سڑنے کے لیے رکھ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میرا نہیں تھا، وہ آپ کا تھا. جب ان کی لیڈرشپ تھی تو کوئی ایسی UN کی قرارداد ایسا ہی ہے نا. اس لیے نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا کو چھوڑے نہیں. اس سے زیادہ بدتر آسما بہن، اس سے زیادہ بدتر سلوک ہمارے ساتھ. ہم نے یہ لابنگ فرمز اور میں کریں دیکھیں کشمیر کے اوپر آئی کوئی ایسی آپ کے دور کے دوران؟ فلسطین پہ نہیں آئی. آپ کے دور میں میں جواب دے دوں سر کیوں نہیں آئی اس کے؟ میں یونائٹڈ نیشنز کا سربراہ ہوں. سر آپ کی پارٹی نے اتنا بڑا مقدمہ جیتا ہے وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو. جب آپ نے اپنے کرتوت درست نہیں کریں گے نا تو یہ چیزیں رہیں گی. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، آپ نے ان لوگوں نے خود مانا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے، اس کی رسیدیں دیں گے. اس کیس میں اگر کسی کو جیل میں جاتا ہے مجھے بتائیں کہ کیوں نہ وہ کرپشن کے کیس نہ ہوں. اچھا دوسری بات، مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو ہوں
नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, आसिफ जरदारी हों, ये सब ने मुकदमात भुगते हैं, सब जेलों में गए। असली थे ना, कब हुई है करारदाद? 5 अगस्त 2019 की याद करवा दें। आप कल को ये भी कह देंगे कि यहाँ पे 9 मई के मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, लिहाजा ट्रूप्स यूएन के यहाँ पे आ जाए, ये भी करारदाद जा सकती है। मुझे ये बता दें, किसने इख्तियार दिया है कि अहमद फराद का क्या जुर्म था, उसको उठा लिया? इमरान रियाज का क्या जुर्म था, उसको उठा लिया? अजहर मशवानी के 2 भाई प्रोफेसर जो पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको किसने उठाया हुआ है? आज भी गायब हैं। अच्छा मुझे बताएं, शहबाज गिल पॉलिटिक्स में था, आपके दौर में मतीउल्लाह जान का क्या हुआ था? मतीउल्लाह जान 24 घंटे में बाहर आ गया। बिल्कुल, मैंने खुद हमारे घरों में 2-2 दफा घुसे थे। इमरान खान से मेरी बात हुई, उसने कहा जो ही मुझे पता चला, मैंने कहा ही मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट। भाई और क्या होता है, एजेंसियां क्या करती हैं? उसको जो ही पता चला उसने भी मतलब लापता कर 24 घंटे के अंदर ही वाज रिलीज्ड। अच्छा मुझे बता दें, आज किधर हैं? आज किधर हैं वो लोग? देखें, जब आप सुन लें, चीजें बहुत खराब हो रही हैं इस वक्त, और ये हुकूमत जिम्मेदार है इसकी, ये हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। अच्छा ये बात मुझे बताएं, आप ये खराबियां केपी में क्यों नहीं हो रही? ये मैं अब आपकी तरफ आ रही हूँ। अच्छा कल हम यही जी मुझे शेख साहब, मुझे तो सवाल करने का, मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रही हूँ। एक बात आखिरी बात, देखें जो कुछ ये कर रहे हैं, कल यही कार्रवाइयां हम केपी में शुरू कर देंगे, फिर जब इनकी चीखें निकलेंगी कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं। केपी में ठीक ही क्या हो रहा है या हो ही क्या रहा है? अगर आप बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइए, बगावत और गद्दारी के मुकदमे हमने अंग्रेज दौर में तो सुने थे, इस दौर में, पिछले दौर में भी हमने सुने थे, हम पे खुद मेरे पे गद्दारी का मुकदमा हुआ था, लेकिन अब आप सियासी लीडरशिप के ऊपर ये मुकदमे करेंगे? देखें, सिर्फ इसलिए इन्होंने केपी की बात की, मैं थोड़ा सा इसका जरूर जो है पहलू आपके सामने पेश करूंगा। केपी से किस किस्म की शुनीद आ रही है? केपी से जो पॉलिटिकल वॉइस आ रही है, या जिस तरह की एक कह लें ज़बान या डिमीनर शो किया जा रहा है, आप के सामने है। उनके जो सीएम हैं वो कभी कहते हैं कि हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे, फिर कहते हैं कि मैं उल्टा लटकाऊंगा। जवाब देना सर, आप अहमद फरहाद बाजियाब हो गया। अहमद फरहाद गिरफ्तार क्यों हुआ? देखिए उसकी जो केस उसका पहले एजेके में आजाद जम्मू एंड कश्मीर में जो उसका केस है, वो ऑब्वियसली एक लीगल केस था। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर साहब, अब दौर कोई भी हो, इसी तरह की बातें हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो मुआशी हो, मुआशरती हो, सियासी हो, आपको लग क्या रहा है सर, ये जो इस्तराब है ये बढ़ रहा है, इसका नतीजा क्या निकल सकता है? शुक्रिया आसमा, आपने ये बात की, मुझे वो जालिब का शेर याद आ गया, कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है फासले भी साथ चलते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं अभी दोनों की बातें सुन रहा था, मैंने मुकम्मल बात तो नहीं सुनी, लेकिन चीज़ ये कि किसी ने गलत किया तो क्या मैं उसी को रिपीट करूँ? असल चीज़ जैसे जलसे से शुरू कर देते हैं। जो कवानीन हमने इस मुल्क में नाफिज किए हुए हैं इन जलसों को रोकने के लिए, जुलूसों को रोकने के लिए, मुजाहरों को रोकने के लिए, ये वो सारे कवानीन हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं। जी हाँ। और किसी एक हुकूमत ने आके इन कवानीन को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। आप सेक्शन 144 उठा लें, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उठा लें, आप बेइंतहा कवानीन, यानी मैं जब अपोजिशन में होता हूं तो मुझे ये कवानीन हर्ट करते हैं, जब मैं हुकूमत में आता हूं तो मैं इन कवानीन को अपने ही मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करता हूं। जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, आज शोएब शाहीन साहब जो है वो अपोजिशन में हैं तो सेक्शन 144 बुरा लग रहा है और बहुत से कवानीन बुरे लग रहे हैं, और हैं बुरे कवानीन। मतलब एक अगर डेमोक्रेसी है तो इनको क्यों नहीं इजाजत हो जलसे की, इनको क्यों नहीं इजाजत हो जो पुरअमन एहतजाज की? बिल्कुल। लेकिन इसमें कहाँ रुकावट है? वो सेक्शंस रुकावट है, वो कवानीन रुकावट है, जो कल जब आपकी हुकूमत थी तो वो कवानीन आपने अपने मुखालफिन। यही सवाल PMLN के जो हमारे बैठे हुए मुशीर कानून इंसाफ, भाई उन कवानीन को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? जो कवानीन कल आपके गले पड़े थे, जिन कवानीन के तहत कल आपको गिरफ्तार किया गया था, आपको इलीगली डिटेन किया गया था, तो आज तो हुकूमत में आने के बाद आपको उन कवानीन को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कल फिर आप अपोजिशन में होंगे, ये बात है, मगर आप खान साहब